अगले दृश्य में हम देखते हैं कि व्यापारी एडमंड से बात कर रहे थे। उसने उन्हें बताया कि बच्चे जादू सीख रहे हैं। ये सुनकर एडमंड आश्चर्यचकित रह गया। उसने उस आदमी को याद दिलाया कि जादू कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई अपने आप सीख सके। उसने अपने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए उस आदमी से पूछा कि क्या मुडॉक ही बच्चों को पढ़ा रहा है। उस आदमी ने उसे बताया कि वह सही है। उसने उसे समझाया कि उसके परिवार के सदस्य भी जादू सीखना चाहते हैं। उसे समझ नहीं आया कि मुडॉक केवल 4 बच्चों को ही क्यों पढ़ा रहा है। एडमंड ने जब ये सुना तो वह पागलों की तरह हंसने लगा। ये देखकर वह आदमी आश्चर्यचकित हो गया। उसने सोचा कि एडमंड अधिक काम करने के कारण थक गया है। व्यापारी वास्तव में खुश था कि मुडॉक बच्चों को पढ़ा रहा था, खासकर जब से कई लोग जादू सीखना चाहते हैं। वह खड़ा हुआ और उस आदमी से पूछा कि बच्चे कहां सीख रहे हैं। उसने उसे आगे बढ़ने के लिए कहा। एडमंड को विश्वास था कि वह दिन दूर नहीं है जब उसका व्यापारिक समूह शीर्ष पर पहुंचेगा। दृश्य बदल जाता है और हम व्यापारी को चेहरे पर मुस्कान के साथ मुडॉक से बात करते हुए देखते हैं। एडमंड ने हमारे लड़के से कहा कि वह सब कुछ जानता है। मुडॉक ने उससे समझाने के लिए कहा कि उसका क्या मतलब है। एडमंड ने उसे बताया कि उसने सुना है कि वह बच्चों को जादू सिखा रहा है। मुडॉक को एहसास हुआ कि यह वही है जिसके बारे में अन्य व्यापारी गपशप कर रहे थे। वह नहीं चाहता था कि उन्हें इसके बारे में पता चले। उसकी आंखों में आंसू के साथ एडमंड ने मुडॉक को धन्यवाद दिया कि वह क्या कर रहा है। उसने उससे कहा कि वह नहीं जानता कि वह उसे कैसे चुका सकता है। जब वे बात कर रहे थे, चार्ल्स उनसे मिलने आए। एडमंड ने उससे पूछा कि क्या कुछ हुआ है। उस आदमी ने कहा कि मुडॉक के लिए एक मेहमान आया है। ये सुनकर हमारा लड़का नाराज हो गया। एडमंड ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गया कि मुडॉक के लिए एक मेहमान आया है। मेहमान चार्ल्स के करीब चला गया। एडमंड ने उस आदमी को नहीं पहचाना। युवक अपने घुटनों पर बैठ गया और मुडॉक से उसकी मदद करने की गुहार लगाई। हमारे लड़के ने उसे जाने के लिए कहा। उस आदमी ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे बताया कि राजा ने कहा है कि अगर वह उसे महल में लाने में सक्षम नहीं है तो वह खुद आएगा। मुडॉक ने उस आदमी से कहा कि उसके पास उस पर भरोसा करने का कोई कारण नहीं है। एडमंड राजा के बारे में सुनकर आश्चर्यचकित था। हमारे लड़के ने उस आदमी के चेहरे पर मारने के लिए अपने पैर का इस्तेमाल किया। नौकर ने उससे राजा के निमंत्रण को अस्वीकार न करने की विनती की। मुडॉक ने धीरे से उस आदमी के हाथ से अपना पैर हटा लिया। उसने उससे पूछा कि वह हमेशा दूसरों को परेशान करने के लिए इस जगह पर क्यों आता है। वह आगे बढ़ा और उस आदमी को अपना समय बर्बाद करना बंद करने की सलाह दी। उसने उसे जाने के लिए कहा। मुडॉक इस तरह की चीजों में शामिल नहीं होना चाहता था क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि इससे उसे हवाइयों के बारे में कोई सुराग मिलेगा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, हमारे लड़के ने अपने हार पर नजर डाली। उसे किसी के साथ हुई बातचीत याद आ गई। दृश्य बदल जाता है और हमें अतीत में ले जाया जाता है। हम एक आदमी को मुडॉक से भीख मांगते हुए देखते हैं। हमारे लड़के ने उस आदमी से कहा कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने उसे समझाया कि उसने 3 साल में पूरा गैंगबुक हासिल कर लिया है। उसने कहा कि केंद्रीय मैदान के लोग जल्द ही उनकी तलाश में आएंगे। उसने उस आदमी से उसे यह बताने के लिए कहा कि उन्हें घिनौने कमीनों के साथ बातचीत करने की आवश्यकता क्यों है। मूवियों ने उसे समझाया कि ऐसी स्थितियां होती हैं जहां एक व्यक्ति अपनी ताकत दिखाता है और कई बार ऐसा भी होता है जब कोई व्यक्ति कुछ नहीं करता है। उसने मुडॉक से कहा कि यह दूसरों को दिखाने का समय है कि उत्तरी समुद्री महल केवल क्रूर बल के बारे में नहीं है। उसने हमारे लड़के को आश्वासन दिया कि यदि यह विधि काम नहीं करती है तो वे फिर से अपनी शक्ति दिखा सकते हैं। उसने उससे कहा कि वह बातचीत की जिम्मेदारी लेगा। यह सुनकर मुडॉक मुस्कुराया। उसने उससे कहा कि वह सब कुछ उस पर छोड़ देगा। उसने अपनी चाय का एक घूंट लिया और मुयू से कहा कि यदि वार्ता विफल हो गई तो वे केंद्रीय मैदानों पर हमला करेंगे। यह सुनकर मुडॉक हंस पड़ा। उसका मानना था कि वार्ता विफल होना असंभव है। बातचीत के लिए जाते समय मुडॉक पहली बार हवियों से मिला। उन दोनों की आंखें तुरंत बंद हो गईं। वे अपने दिलों की धड़कन महसूस कर सकते थे। मुडॉक को पता था कि यह उसके भाग्य की महिला थी। वह दिन उसके जीवन का सबसे अच्छा दिन था। वर्तमान में मुडॉक उस दिन को याद करके मुस्कुराया जब वह अपने प्रेमी से मिला था। उसने केवल उसके बारे में सोचने का फैसला किया। वह किसी भी बेवकूफी भरी बात पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहता था। जब वह सोच रहा था, लफी ने उसकी ओर हाथ हिलाया। वह और अन्य बच्चे ध्यान कर रहे थे। मुडॉक उसे देखकर मुस्कुराया। उसे एहसास हुआ कि उसके लिए करने के लिए बहुत सी चीजें हैं। वह जानता था कि उसे सावधानी से काम करना होगा। बाद में दिन में हमें महल में ले जाया गया। टोमेलोवा ये सुनकर नाराज हो गई कि मुडॉक ने उसके निमंत्रण को फिर से अस्वीकार कर दिया। नौकर ने अपना सिर झुकाया और राजा से उसे माफ करने की विनती की। टोमेलोवा ने हमारे लड़के के बारे में जितना अधिक सुना, वो उसे नापसंद करने लगी। वो बस उसकी जान बचाने के लिए उसे धन्यवाद देना चाहती थी। युवक ने कहा कि वह कल फिर जाएगा। उसने राजा को आश्वासन दिया कि उसे एक अलग प्रतिक्रिया मिलेगी। टोमेलोवा ने उससे खुद को परेशान न करने के लिए कहा। उसका मानना था कि वह आदमी पहले ही काफी कुछ कर चुका है। जब वे बात कर रहे थे, किसी ने दरवाजा खटखटाया। वह व्यक्ति राजकुमारी निकली। उसका नाम एशले है। टोमेलोवा ने तुरंत खुद को दर्पण में देखा। उसने नौकर को बाहर निकलने के लिए कहा। उस आदमी को बुरा लगा कि वह अपना मिशन पूरा नहीं कर सका। जैसे ही वह कमरे में चली गई, राजकुमारी ने देखा कि वह आदमी उदास लग रहा था। सुंदर लाल सिर वाली राजकुमारी ने अपने पिता का शानदार तरीके से स्वागत किया। उसने उसे बताया कि चेम्बरलेन उदास लग रहा था। उसने उससे पूछा कि क्या कुछ हुआ है। ये सुनते ही टोमेलोवा घबरा गई। जब उसकी बेटी उसके पास बैठी तो उसने उसे जो कुछ भी हुआ उसे समझाया। एशले ये सुनकर हैरान रह गई कि उसके पिता पर क्या बीत रही थी। वह जल्दी से खड़ी हुई और उससे पूछा कि क्या वह ठीक है।
टोमिलोवा ने उसके हाथ पकड़ लिए। उसने उसे आश्वासन दिया कि वह ठीक है। उसने उसे इसके बारे में चिंता न करने के लिए कहा। एशडे वापस बैठ गई। उसने टोमिलोवा से पूछा कि क्या उसे पता है कि मुडॉक ने उसका निमंत्रण क्यों अस्वीकार कर दिया। राजा ने कहा कि उसे कोई जानकारी नहीं है। उसने अपनी बेटी को बताया कि वह हमारे लड़के को अपने पास रखना चाहता है क्योंकि वह बहुत कुशल है। दुर्भाग्य से मुडॉक उसके सम्मान का जवाब नहीं दे रहा था। एशडे का मानना था कि हमारा लड़का एक महान व्यक्ति होना चाहिए ताकि उसके पिता उसमें दिलचस्पी ले सकें। टोमिलोवा ने अपना सिर हिलाया। उसने अपनी बेटी से पूछा कि क्या वह रॉयल ट्रेडिंग कंपनी द्वारा बनाई गई बर्फ और आइसक्रीम के बारे में जानती है। एशडे ने कहा कि उसने भी आइसक्रीम का स्वाद चखा है। उसके पिता ने उसे बताया कि मुडॉक ही वह व्यक्ति है जिसने वह बर्फ बनाई है। ये सुनकर एशडे आश्चर्यचकित रह गई। टोमिलोवा ने उसे समझाया कि जब उसे पता चला कि बर्फ हमारे लड़के ने बनाई है तो वह लालची महसूस करने लगा। एशडे अपने पिता को पूरी तरह से समझ गई। उसे वह एहसास याद आया जो उसे पहली बार आइसक्रीम चखने पर मिला था। वह कोशिश करने पर भी इस एहसास को नहीं भूल पाई। महिला ने खिड़की से बाहर देखा। उसे यह दिलचस्प लगा कि आइसक्रीम बनाने वाला जादूगर वही है जिसे उसके पिता ढूंढ रहे हैं। उसे आश्चर्य हुआ कि हमारा लड़का कौन था। जब वह सोच रही थी, उसने देखा कि दो बच्चे खुशी खुशी अपनी आइसक्रीम चाट रहे हैं। एशडे ने सोचा कि क्या उसे इस अवसर का उपयोग मुडॉक से व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए करना चाहिए। अगले दृश्य में हम मुडॉक को बच्चों को ध्यान करते हुए देखते हैं। वह उन्हें केवल आधे महीने से पढ़ा रहा है, लेकिन वे पहले ही उस स्तर पर पहुंच चुके थे जहां वे क्यूई उत्सर्जित कर सकते हैं। हमारा लड़का ये देखकर आश्चर्यचकित नहीं हुआ। क्यूई की सघनता यहाँ केंद्रीय मैदानों की तुलना में बहुत अधिक है। उसने अपने हाथ एक साथ रखे और बच्चों को रुकने के लिए कहा। उसने उन्हें बताया कि वे मन को ठीक से नियंत्रित कर सकते हैं। उसने उन्हें बताया कि वे अगले चरण में आगे बढ़ेंगे। बच्चों ने कहा कि वे समझते हैं। जैसे ही उन्होंने ये कहा, चैम्बरलेन प्रकट हुआ और उनका अभिवादन किया। मुडॉक उसकी आवाज सुनकर नाराज हो गया। वह पहले से ही जानता था कि यह कौन था। बिना पीछे मुड़े उसने सोचा कि क्या समय खुद को दोहरा रहा है। जब हमारा लड़का मुड़ा तो उसने हुड पहने एक महिला को उनके करीब आते देखा, क्योंकि चैम्बरलेन सुबह नहीं आई थी। मुडॉक को लगा कि वह बिल्कुल नहीं आएगा। उसने उस आदमी से पूछा कि वह दोबारा क्यों आया। उसने तुरंत ये कहा। उसका हार चमकने लगा। हमारा लड़का ये देखकर चौंक गया। उसने तुरंत अपना सिर ऊपर उठाया। उसके सामने वाली महिला ने अपना हुड उतार दिया। वह राजकुमारी निकली। चेहरे पर मुस्कान के साथ महिला ने उसका स्वागत किया और अपना परिचय ड्रेक साम्राज्य की राजकुमारी के रूप में दिया। मुडॉक को तुरंत पता चल गया कि उसने उसे ढूंढ लिया है। उसे यकीन था कि वह हवेयोन के पुनर्जन्म वाले शरीर को देख रहा था। दृश्य बदल जाता है और हमें स्टो में ले जाया जाता है। एशडे ने हमारे लड़के से कहा कि उसने सुना है कि उसने उसके पिता की जान कैसे बचाई। मुडॉक ने कहा कि यह अभी हुआ। राजकुमारी असभ्य उत्तर सुनकर आश्चर्यचकित थी। उसने जबरदस्ती खुद को मुस्कुराया। उसने मुडॉक को बताया कि उसके पिता ने उसे अपना आभार व्यक्त करने के लिए महल में आमंत्रित किया है। उसने उसे सर जादुई तलवारबाज के रूप में संदर्भित किया और उससे पूछा कि उसने निमंत्रण क्यों अस्वीकार कर दिया। उसने कहा कि उसने 2 से अधिक बार निमंत्रण अस्वीकार कर दिया है। उसने सुना है कि उसने हर बार इसे ठंडे तरीके से अस्वीकार कर दिया। मुडॉक ने केवल हवेयोन का चेहरा देखा जब वह बात कर रही थी। यहां तक कि एशडे की गुस्से वाली अभिव्यक्ति और उसका लहजा बिल्कुल हवायोन की तरह था। हमारे लड़के को यकीन था कि वह अपने प्रेमी को देख रहा था। राजकुमारी ने देखा कि मुडॉक कुछ नहीं कह रहा था। उसने उसे बुलाया। मुडॉक वास्तविकता में वापस आ गया जब उसने उसकी आवाज सुनी। उसने उससे कहा कि वह महल में आएगा। उसने उससे पूछा कि वह उसे किस दिन आना चाहिए। राजकुमारी वास्तव में हमारे लड़के के साथ बहस करने वाली थी। वह ये सुनकर चौंक गई कि उसने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। वह कुर्सी से खड़ी हो गई। मुडॉक ने अपना कप नीचे रखा। उसने उसे याद दिलाया कि वह उसे आमंत्रित करने आई थी। राजकुमारी को एहसास हुआ कि वह सही था। वह वापस बैठ गई और उसे बताया कि वह सही है। मुडॉक ने उससे यह बताने के लिए कहा कि उसे महल में कब आना चाहिए। एशडे ने उसे सुबह 11 बजे तक वहां पहुंचने के लिए कहा। महिला वास्तव में इस बात से नाराज थी कि मुडॉक ने आसानी से निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उसने मान लिया कि उसे मनाना होगा। वह खड़ी हुई और उससे कहा कि उसे जाना है। मुडॉक ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और खुद से कहा कि जब वह कल महल जाएगा तो वह उसे देखेगा। हमारे लड़के की एकमात्र समस्या ये थी कि एशडे एक राजकुमारी है। उसे देश में सर्वोच्च दर्जा प्राप्त है। मुडॉक को आश्चर्य हुआ कि वह उसके करीब कैसे आएगा और उससे शादी करेगा। उसे याद आया कि उसके पिछले जन्म में उसके पिता ने उसे मार डाला था क्योंकि वह उससे प्यार करती थी। इस समस्या से बचने के लिए मुडॉक को एहसास हुआ कि उसे हर चीज की सावधानीपूर्वक योजना बनाने की जरूरत है। सही योजना बनाने के लिए मुडॉक को पता था कि उसे एडमंड की मदद की आवश्यकता होगी। दृश्य बदल जाता है और हम देखते हैं कि जब एडमंड ने मुडॉक से शादी का जिक्र सुना तो वह चौंक गया। हमारे लड़के ने उसे बताया कि वह राजकुमारी से शादी करने की योजना बना रहा है। एडमंड ने उससे पूछा कि क्या वह पागल है। उसकी आवाज में डरावने स्वर थे। मुडॉक ने उससे जो कहा उसे दोहराने के लिए कहा। व्यापारी भयभीत हो गया। हमारे लड़के ने शांत रहने का फैसला किया। उसने एडमंड से उसे यह बताने के लिए कहा कि वह क्यों सोचता है कि यह एक बुरा विचार है। उस व्यक्ति ने उसे बताया कि एशडे रानी स्वान की एकमात्र संतान है। दुर्भाग्य से रानी की मृत्यु हो चुकी है। एशडे एकमात्र वैध उत्तराधिकारी है और सिंहासन के लिए प्रथम दावेदार है। उसने हमारे लड़के से कहा कि उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए जिसके पास कोई उचित स्थिति नहीं है, राजकुमारी से शादी करने के बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है। यह सुनकर मुडॉक नाराज हो गया।
एडमंड ने उसे समझाया कि राजकुमारी का जीवन साथी बनने के लिए उसे दूसरे देश का राजकुमार बनना होगा। भले ही वह एक राजकुमार नहीं है, उसे कम से कम एक उच्च कोटि के कुलीन परिवार से आना चाहिए। मुडॉक ने समझा कि उसे राजकुमारी के बराबर दर्जा प्राप्त करने या बड़ी प्रतिष्ठा हासिल करने की आवश्यकता है। उसे अपनी शादी की योजना में सहायता के लिए ऐसा करने की आवश्यकता है। एडमंड ने उससे कहा कि अगर वह कुछ महत्वपूर्ण हासिल करता है तो उसे एक मौका मिल सकता है। मुडॉक उठ खड़ा हुआ। उसने इसे एक मौका देने का फैसला किया। व्यापारी ने उसे जाने से पहले रोका। उसने उससे पूछा कि क्या वह उन नियमों को जानता है जिनका उसे महल में पालन करना चाहिए। हमारा लड़का ये सुनकर आश्चर्यचकित था कि पालन करने के लिए नियम है। एडमंड बता सकता था कि उसे नहीं पता था। वह अपने शेल्फ के करीब गया और कुछ किताबें निकाली। उसने उचित शिष्टाचार के बारे में बात करने वाली किताबें अपनी मेज पर रख दी। मुडॉक अपने सामने इतनी सारी किताबें देखकर चौंक गया। एडमंड को पता था कि अगर हमारे लड़के को इस तरह जाने दिया गया तो वह गलती कर सकता है। यह गलती उनके व्यवसाय को प्रभावित कर सकती है। चेहरे पर मुस्कान के साथ उस व्यक्ति ने मुडॉक को आश्वासन दिया कि वह उसे पूरी तरह से शिक्षित करेगा। हमारे लड़के को समझ नहीं आया कि वह आदमी उत्साहित क्यों लग रहा था। उसने एक किताब उठाई और एडमंड को उसकी देखभाल करने के लिए कहा। मुडॉक को पूरी रात एडमंड का व्याख्यान सुनने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगले दिन हम मुडॉक को दर्पण के सामने कपड़े पहनते हुए देखते हैं। वह वास्तव में अच्छे कपड़ों में दुकान से बाहर निकला। उसने महल की ओर जाने का फैसला किया। दृश्य बदल जाता है और हम देखते हैं कि हमारा लड़का महल में आया। उसने राजा का शानदार तरीके से स्वागत किया। राजा ने एक उज्जवल मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। मुडॉक ने चारों ओर देखा। उसे कुछ अजीब लगा। अधिकारी कमरे में थे। हमारे लड़के ने सोचा कि वह राजा के साथ एक निजी बैठक करने जा रहा है। उसे समझ नहीं आया कि वे इतने सारे लोग क्यों थे। एशिल्डे ने धीरे से हमारे लड़के को फुसफुसाया। उसने उससे माफी मांगी। उसका इस तरह से किसी दिन अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने का इरादा नहीं था। वह कितनी घबराई हुई थी। मुडॉक बता सकती थी कि वह झूठ नहीं बोल रही थी। ड्यूक के बगल में उसका बेटा था। जस्टिन ने राजकुमारी से पूछा कि हमारा लड़का वहां क्यों था। मुडॉक ने उस लड़के को उस छोटे बेवकूफ के रूप में याद किया जिसकी उसने पिटाई की थी। हमारा लड़का मुस्कुराया और जस्टिन की ओर देखा। लड़का क्रोधित था। वह मुडॉक को श्राप देना चाहता था। उसके पिता ने उसे अपना व्यवहार बंद करने के लिए कहा। उन्होंने उससे पूछा कि क्या वह राजा के सामने खुद को मूर्ख बनाने की योजना बना रहा है। जस्टिन ने खुद को शांत किया और अपने पिता से कहा कि वह समझता है। टोमिलोवा ने काउंट स्लैब को बताया कि जस्टिन बहुत कुछ कर चुका होगा। काउंट ने उसे बताया कि वह सही है। टोमिलोवा ने अपना गला साफ किया और मुडॉक से उसे यह बताने के लिए कहा कि उसने अचानक उसका निमंत्रण क्यों स्वीकार कर लिया। उसने उसे बताया कि वह कुछ समय से निराश है। मुडॉक ने उसे बताया कि उसके कार्यों का एक कारण है। राजा ने उससे अपना कारण साझा करने के लिए कहा। हमारे लड़के ने उसे समझाया कि रॉयल व्यापारी संघ वर्तमान में जनशक्ति की कमी के कारण बहुत व्यस्त है। उसने कहा कि वह सभी में सबसे व्यस्त है क्योंकि उसे लगातार बर्फ का उत्पादन करना पड़ता है। उसने टोमिलोवा से कहा कि वह उससे मिलने से पहले बर्फ तैयार करना चाहता था। हालांकि दैनिक आदेशों की निरंतर रुकावट के कारण उसके द्वारा उत्पादित बर्फ खत्म होती जा रही थी। मुडॉक ने राजा से कहा कि वह निमंत्रण को आज तक के लिए टालता रहा। यह सुनकर टोमिलोवा मुस्कुराई। उसने मुडॉक से कहा कि उसे कभी नहीं पता था कि उसके पास करने के लिए बहुत कुछ है। उसे यह सुनकर आश्चर्य नहीं हुआ कि हमारा लड़का व्यस्त था क्योंकि बर्फ और आइसक्रीम हॉट केक की तरह बिक रहे हैं। मुडॉक ने राजा को उसकी समझ के लिए धन्यवाद दिया। हमारा लड़का यह देखकर खुश हुआ कि चुनहक की तुलना में राजा कोई मुश्किल आदमी नहीं था। टोमिलोवा एक देवदूत की तरह लग रही थी। राजा ने हमारे लड़के से उसका नाम पूछा। मुडॉक ने उसे बताया कि वह उसके नाम का उपयोग नहीं करता है। उसने राजा से उसे केवल जादुई तलवारबाज कहने के लिए कहा। टोमिलोवा हमारे लड़के को किसी उपाधि से बुलाने में सहज नहीं थी। वह सोच रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। मुडॉक को लगा कि राजा को उसे एक नाम दे देना चाहिए यदि वह किसी उपाधि का उपयोग करने में सहज नहीं है। एशिल्डे ने वास्तव में अपने पिता से कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से मुडॉक को एक नाम दे सकते हैं। टोमिलोवा ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गई। एशिल्डे ने उसे समझाया कि वह हमारे लड़के को एक उपाधि दे सकती है। ड्यूक ये सुनकर आश्चर्यचकित हुआ। टोमिलोवा भी यह सुनकर आश्चर्यचकित हुई। राजकुमारी ने उसे बताया कि एक उपाधि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक आदर्श पुरस्कार है जिसने उसकी जान बचाई। ये सुनकर ड्यूक एक कारस मुस्कुराए। उन्होंने राजकुमारी से कहा कि वह सही है। उन्होंने कहा कि यह एक शानदार विचार है। उनका मानना है कि यह उस व्यक्ति के लिए एक उचित इनाम है जिसने उनके राजा को बचाया। उन्होंने कहा कि उन्हें मुडॉक के इस अच्छे काम का सम्मान करने की आवश्यकता है। उन्होंने राजकुमारी से कहा कि उनका विचार वास्तव में उत्कृष्ट है। एशिल्डे ने अनिच्छा से ड्यूक को उनकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद दिया। उन्हें ड्यूक को उनकी प्रशंसा करते हुए देखना अजीब लगा। टोमिलोवा ने उन्हें बताया कि वे सही हैं। उन्होंने कहा कि वह अपने उपकारक की ओर से आंखें नहीं मूंद सकते। वह खड़ा हुआ और मुडॉक से कहा कि वह उसे एक उपाधि देगा। उसने एक तलवार पकड़ ली। उसने कहा कि जब उसने हमारे लड़के को उसे बचाते देखा तो एक शब्द उसके दिमाग में आया। टोमिलोवा ने मुडॉक को अपने करीब आने के लिए कहा। हमारा लड़का उसके करीब चला गया और घुटनों के बल बैठ गया। हालांकि उसे यह पसंद नहीं था कि वह घुटनों के बल बैठा था, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि वह अपने सपनों की महिला से शादी नहीं कर लेता। टोमिलोवा ने तलवार को म्यान से बाहर निकाला। उसने मुडॉक को वह बहादुर बताया जिसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी और अपने अनुचरों की जान बचाई। उसने हमारे लड़के के कंधे पर तलवार रखी और उसे ब्लिजार्ड नाम के साथ बैरोनेट की उपाधि दी। मुडॉक को याद आया कि इस दुनिया में बर्फीला तूफान का मतलब बर्फीला तूफान है।
टोमिलोवा ने मुडॉक को बताया कि उसने उसे अपना नाम भविष्य की पीढ़ियों तक पहुंचाने की अनुमति दी है जब तक कि ड्रेक साम्राज्य मौजूद है। उसने मुडॉक को बैरोनेट ब्लिजार्ड के रूप में संदर्भित किया और उसे उठने के लिए कहा। राजा ने मुडॉक के कंधे पर अपना हाथ रखा। उसने उससे कहा कि अगर वह उसे नहीं बचाता तो वह ऐसा करने के लिए वहां नहीं होता। उसने उसे बचाने के लिए हमारे लड़के को धन्यवाद दिया। अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ मुडॉक ने राजा से कहा कि अगर कोई अन्य स्थिति उत्पन्न होती है तो वह इस विकल्प को फिर से चुनेगा। ड्यूक इकारिस ने राजा को याद दिलाया कि मुडॉक ने उसकी जान बचाई है। उन्होंने कहा कि उन्हें उसे एक जमीन देने की जरूरत है जो उसके शीर्षक के अनुकूल हो। किसी भी बैरोनेट को कभी जमीन नहीं दी गई। टोमिलोवा ने ड्यूक से कहा कि इस फैसले का कुछ विरोध होगा। इकारिस ने कहा कि कोई भी राजा के आदेश का विरोध करने की हिम्मत नहीं करेगा। अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ ड्यूक ने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से राजा के आदेश के महत्व के बारे में विरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति को याद दिलाएंगे। टोमिलोवा को यह समझ में नहीं आया कि ड्यूक किस तरह का खेल खेलने की कोशिश कर रहा था। उसने अन्य अधिकारियों से पूछा कि क्या वे भी ड्यूक के समान राय रखते हैं। वे लोग घबराए हुए लग रहे थे। उन्होंने देखा कि इकारिस उन्हें घूर रहा था। उन्होंने तुरंत उसके सुझाव को स्वीकार कर लिया। टोमिलोवा ने इस विचार को स्वीकार करने का फैसला किया, हालांकि वह हमारे लड़के के लिए उपयुक्त भूमि के बारे में नहीं सोच सका। ड्यूक ने उसे बताया कि उनके पास वास्तव में मुडॉक के लिए एक भूमि है। उसने टोमिलोवा को उत्तरी बर्फीले भूमि के बारे में याद दिलाया जिसका उल्लेख उसने कुछ दिनों पहले हुई बैठक के दौरान किया था। राजा ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। इकारिस ने कहा कि उन्हें वास्तव में वहां एक स्वामी भेजने की जरूरत है। उसने टोमिलोवा से कहा कि सब कुछ पूरी तरह से संरेखित हो गया है। उन्होंने कहा कि मुडॉक का नाम और उत्तरी भूमि वास्तव में संबंधित है। उन्होंने कहा कि उत्तरी भूमि में बर्फीला तूफान एक बहुत अच्छा शगुन है। टोमिलोवा को एहसास हुआ कि यह शुरू से ही ड्यूक की योजना थी। वह अपने बेटे और उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने के लिए मुडॉक से भुगतान कराना चाहता था। वह पहले से ही जानता था कि कुछ अजीब था जब इकारिस ने सुझाव दिया कि वे हमारे लड़के को एक उपाधि दें। एशडे को विश्वास नहीं हो रहा था कि वे मुडॉक को उत्तरी भूमि पर भेजना चाहते थे। हमारे लड़के को आश्चर्य हुआ कि क्या वे वास्तव में उसे वहां भेजेंगे और उसे स्वामी बनाएंगे। वह बता सकता था कि ड्यूक उसे अपने बेटे की वजह से राजधानी से बाहर खींचना चाहता था। हमारा लड़का वास्तव में खुश था। उसे मना करने का कोई कारण नहीं दिख रहा था क्योंकि वे उसे जमीन की पेशकश कर रहे थे। उसने योग्यता हासिल करने और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए इस अवसर का लाभ उठाने का फैसला किया। इससे उसे अपने और राजकुमारी के बीच की स्थिति में अंतर को कम करने की अनुमति मिलेगी। अगले दृश्य में हम एडमंड को यह सुनकर घबराते हुए देखते हैं कि मुडॉक उत्तरी भूमि पर जा रहा है। उसने हमारे लड़के को बताया कि बर्फीला तूफान लगातार भड़क रहा है। उसने कहा कि हिमस्खलन बड़े पैमाने पर हो रहा है। जगह बेहद ठंडी है और मन अविश्वसनीय रूप से अस्थिर है। उसने हमारे लड़के से पूछा कि क्या वह वास्तव में उत्तरी भूमि पर जा रहा है। मुडॉक ने धीरे से अपनी चाय का एक घूंट लिया। उसने एडमंड से कहा कि वह वहां जा रहा है। उसने उसे आश्वासन दिया कि वह ठीक हो जाएगा। उसने उससे कहा कि उसे ठंड नहीं लगती है। एडमंड ने उसे सर मैजिक नाइट कहा। उसने तुरंत उसे बैरोनेट कहकर खुद को सही किया। उसने मुडॉक से पूछा कि क्या वह किसी प्रकार का यति है। हमारे लड़के ने उससे पूछा कि यति क्या है। एडमंड के अनुसार यति एक पौराणिक जनजाति का प्राणी है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह केवल उत्तरी भूमि में ही रहता है। इसकी कहानियां प्राचीन काल से चली आ रही हैं। इनका रूप इंसानों जैसा होता है। ये लगभग 3 मीटर लंबे होते हैं और इनके शरीर की ताकत का तो मजाक ही नहीं उड़ाया जा सकता। इन्हें ठंड नहीं लगती और ये बहुत हिंसक माने जाते हैं। मुडॉक ने उस आदमी से कहा कि उसे उसकी कहानी दिलचस्प लगती है। एडमंड ने कहा कि यह एक किंवदंती हो सकती है क्योंकि किसी ने कभी येती को नहीं देखा है। उसने हमारे लड़के को बताया कि लोग कहते हैं कि उत्तरी भूमि के लोग योद्धा हैं जो 100 लोगों को हराने में सक्षम है। इस वजह से वे शासित होने से नफरत करते हैं और नेताओं को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। ये सुनकर मुडॉक हंसे। वह खड़े हुए और कहा कि चीजें दिलचस्प होंगी। एडमंड को इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। हमारे लड़के ने उन्हें समझाया कि अगर उन्हें उत्तरी लोगों से मान्यता मिलेगी तो उनकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। एडमंड का मानना था कि यह बहुत मुश्किल काम था। जब हमारे लड़के ने दरवाजा खोला तो उसने कुछ आश्चर्यजनक देखा। उसने देखा कि उसके छात्र बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। अगले दृश्य में हम मुडॉक को सवीना और लियो से बात करते हुए देखते हैं। हमारे लड़के ने उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। उसने उन्हें बताया कि उत्तरी भूमि उन जैसे लोगों के लिए एक खतरनाक जगह है जिन्होंने मुश्किल से मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया है। सवीना ने अपने मालिक को समझाया कि उन्हें अभी भी बहुत सी चीजें सीखनी है। उसने उनसे यह बताने के लिए कहा कि उनके जाने के बाद उन्हें कौन सिखाएगा। लियो लड़की से सहमत हो गया। सवीना ने अपना सिर झुकाया और उनसे विनती की कि वह उन्हें अपने पीछे चलने की अनुमति दे। ये देखकर लियो आश्चर्यचकित हो गया। उसने जल्दी से लड़की की नकल की। इससे पहले कि मुडॉक उन्हें डांट पाता, उसने अपने पीछे किसी को देखा। उसने राजकुमारी को देखा। एशडे ने उसका स्वागत किया। हमारे लड़के को आश्चर्य हुआ कि वह क्यों आई थी। उसने उससे कहा कि वह अच्छी नहीं दिखती है। उसने उससे पूछा कि क्या कुछ गड़बड़ है। एशडे ने उससे कहा कि वे बच्चों को भेजने के बाद बात कर सकते हैं। मुडॉक जल्दी से पीछे मुड़ा और अपने छात्रों को जाने के लिए कहा। सवीना और लियो को एहसास हुआ कि यह उनका अवसर था। सवीना ने अपने मास्टर से पूछा कि क्या वह उनका अनुरोध स्वीकार करेंगे। ये सुनकर मुडॉक चौंक गया। लियो ने उससे कहा कि जवाब देने के बाद वे चले जाएंगे। मुडॉक ने अपने छात्रों के कष्टप्रद अनुरोध को स्वीकार करने का फैसला किया। बच्चे ये सुनकर बहुत खुश हुए कि वे उसका अनुसरण करने जा रहे थे। वे जयकार करने लगे।
सबीना ने सिर झुकाया और अपने गुरु को धन्यवाद दिया। हमारे लड़के ने उसे जाने के लिए कहा। एशडे ने मुडॉक को बताया कि उसके शिष्य बहुत जीवंत हैं। हमारे लड़के ने कहा कि यह उनकी विद्रोही आत्माएं हैं जो जीवंत हैं। ये सुनकर राजकुमारी हंस पड़ी। हमारा लड़का ये देखकर खुश हुआ। उसने उससे पूछा कि क्या वह अब बेहतर महसूस कर रही है। चेहरे पर उदासी के साथ एशडे ने मुडॉक से माफी मांगी। उसने कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके पिता उसे एक उपाधि देंगे जो उसे उत्तरी भूमि पर भेजेगी। हमारा लड़का वास्तव में माफी सुनकर खुश हुआ। उसने सोचा कि एशडे बिल्कुल हवेयोन जैसा दिखता है। हालांकि उन दोनों में एक ही दयालुता थी। उसे याद आया कि हवेयोन ने वास्तव में अपने पिता के व्यवहार के कारण अतीत में उससे माफी मांगी थी। उसने ये भी कहा कि यह उसकी गलती थी। मुडॉक ने एशडे को चिढ़ाने का फैसला किया। उसने कहा कि अगर उसे उपाधि नहीं मिलती तो उसे उत्तरी भूमि पर नहीं जाना पड़ता। एशडे ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गई। उसके चेहरे पर उदासी के भाव के साथ लड़की ने कहा कि यह उसकी गलती है। मुडॉक को यह अच्छा लगा कि वह जिम्मेदारी ले रही थी। उसने उससे कहा कि माफी से यह तथ्य नहीं बदलेगा कि उसे अभी भी उत्तरी भूमि पर जाना है। एशडे को बुरा लगने लगा। उसने उससे पूछा कि क्या ऐसा कुछ है जो वह उसके मन को शांत करने के लिए कर सकती है। हमारे लड़के ने कहा कि यह अच्छा होगा यदि उसे कोई भाग्यशाली आकर्षण या ताबीज मिले। राजकुमारी ने उससे पूछा कि लकी चार्म क्या होता है। मुडॉक उसके करीब आया और उसे पकड़ लिया। उसने उसे बताया कि लकी चार्म दूसरे व्यक्ति के लिए वास्तविक चिंता से भरा चुंबन है। एशडे चिल्लाई जब उसने हमारे लड़के को अपने करीब देखा। मुडॉक को एहसास हुआ कि उसने उसे बहुत परेशान किया है। वह पीछे मुड़ा और उससे कहा कि उसे अपने प्रस्थान के लिए तैयार होने की जरूरत है। उसने उससे जो कहा उसे भूल जाने के लिए कहा। एशडे ये देखकर नाराज हो गई कि वह जो कहना चाहता था उसे कहने के बाद जाने वाला था। उसे विश्वास था कि वह असभ्य हो रहा था। जब उसने मुडॉक की पीठ पर नजर डाली तो उसने उसे अलग अलग कपड़ों में देखा। वे वही कपड़े थे जो उसने अपनी पिछली दुनिया में पहने थे। राजकुमारी को अपने दिल में कुछ अद्भुत महसूस हुआ। उसने मुडॉक को इंतजार करने के लिए कहा। हमारा लड़का मुड़ा और उससे पूछा कि क्या कुछ गड़बड़ है। एशडे उसके पास गई और उसे करीब से देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह चीजों की कल्पना कर रही थी। मुडॉक के कार्यों के बारे में कुछ उसे परिचित लगा। उसने हमारे लड़के से कहा कि वह यह करेगी। वह यह सुनकर हैरान रह गया। जब उसने ये कहा तो वह बहुत गंभीर नहीं था। उसने कभी भी उससे इस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं की थी। उसने उसे आश्वासन दिया कि वह ठीक है। उसने कहा कि वह किसी को भी वह काम करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहता जो वह नहीं करना चाहता। इससे पहले कि वह और कुछ कह पाता, राजकुमारी ने उसके कपड़े खींचे और उसे अपने पास खींच लिया। उसने उसे होठों पर एक चुंबन दिया। हमारा लड़का उसके होठों को महसूस करके चौंक गया। जैसे ही वह पीछे हटी, उसने अपने सिर को ढकने के लिए अपने होठ का उपयोग किया। वह काफी घबरा गई थी। वह जल्दी से भाग गई। मुडॉक बस एक बेवकूफ की तरह वहीं खड़ा रहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी अभी राजकुमारी को चूमा है। उसने खुद को संभाला और कहा कि उसे सफल होकर वापस लौटना है। दृश्य बदल जाता है और हमें बहुत ठंडी उत्तरी भूमि पर ले जाया जाता है। एक बार में लोग इस बारे में बात करते हैं कि उन्हें एक नया स्वामी कैसे मिला है। उन्होंने सुना है कि हमारे लड़के ने राजा की जान बचाई। उन्होंने एक अफवाह सुनी जिसमें कहा गया था कि मुडॉक ने राजा को बचाने के लिए 100 लोगों को हराया था। एक गंजे व्यक्ति ने कहा कि मुडॉक वास्तव में तलवार चलाने वाला 6वें चक्र का जादूगर है जो इतना मजबूत है कि तलवार चलाने वाला भी उसे संभाल नहीं सकता है। जिस आदमी से वह बात कर रहा था उसने उसे बताया कि यह सच नहीं है। उसने नहीं देखा कि राजा किसी को इतना शक्तिशाली क्यों भेजेगा। एक विशाल जैकेट वाले व्यक्ति ने कहा कि मुडॉक स्पष्ट रूप से ड्यूक इकारिस के पक्ष से बाहर हो गया है। उसने अपनी बियर मेज पर पटक दी। उसने कहा कि उन्होंने जो कुछ भी सुना है वह सिर्फ अफवाहें हैं। विशाल व्यक्ति ने अपनी एक आंख पर पट्टी बांध रखी थी। उसने कहा कि हमारा लड़का शायद दूसरों की तरह भाग जाएगा यदि वे उसे थोड़ा डरा देंगे। अगले दृश्य में हमें उत्तरी भूमि में पहाड़ों पर ले जाया जाता है। हम एक युवक और एक युवा महिला को जोर जोर से सांस लेते हुए देखते हैं। वे अपने हथियार पकड़े हुए थे। आदमी आश्चर्यचकित था कि वायवन कहाँ था। जैसे ही उसने ये कहा, एक बड़ी छाया ने लड़की को धक लिया। यह वायवन था। विशाल राक्षस ने लड़की पर हमला किया। वह अपनी कुल्हाड़ी से हमले को रोकने में कामयाब रही। आदमी ने लुया नाम की लड़की को बुलाया। वह जल्दी से उसके पास भागा। उसने उससे पूछा कि क्या वह ठीक है। वे दोनों बस वायवंस के कुछ अंडे छीनने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि राक्षस उनका पीछा करेगा। जब वह जोर जोर से सांस ले रही थी, उसने कुछ चौंकाने वाला देखा। उसने जैक के पीछे वायवन को देखा। उसने उसे अपने पीछे देखने के लिए कहा। जब लड़का पीछे मुड़ा तो उसने राक्षस का मुंह खुला देखा। वो उसे फाड़ने वाला था। जैक बता सकता था कि यह उसके लिए खत्म हो गया था। इससे पहले कि राक्षस उसे खा पाता, कोई वहां आ गया। वह व्यक्ति मुडॉक निकला। हमारे लड़के ने वायवन पर हमला करने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल किया। हमले ने उसका सिर काट दिया। लुया और जैक अपने सामने वायवन का सिर देखकर चौंक गए। मुडॉक अपने नए सफेद कपड़ों में उनके सामने खड़ा था। उसने उन्हें आश्वासन दिया कि चीजें अब ठीक हैं। लुया ने जैक की मदद की। उसने मुडॉक को उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया। हमारे लड़के ने उससे इसके बारे में चिंता न करने के लिए कहा। उसने कहा कि वह सिर्फ एक स्वामी के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। लुया को नहीं पता था कि वह किस बारे में बात कर रहा था। मुडॉक ने पलटकर उससे कहा कि वह उसे अगली बार देखेगा। लुया उसे रोकना चाहती थी लेकिन हमारा लड़का जल्दी से क्षेत्र से निकल गया। लुया ये देखकर हैरान रह गई कि वह कितना तेज था। उसने उसकी हरकतों को भी नहीं पकड़ा। जैक ने कुछ चौंकाने वाला देखा।
उसने लुया को बताया कि वायवन अंडे चले गए हैं। अगले दृश्य में हमें एक महल में ले जाया जाता है। हम मुदोक को अपने सिंहासन पर बैठे हुए मुस्कुराते हुए देखते हैं। उसे जगह खाली होने की उम्मीद नहीं थी। उसने अपने सामने वाले व्यक्ति से पूछा कि क्या लोगों को नहीं पता कि आज उसका उद्घाटन है। उस व्यक्ति ने उससे माफी मांगी। उसने कहा कि वह गांव में फिर से दूत भेजेगा। मुडॉक ने उसे ऐसा न करने के लिए कहा। उसने कहा कि इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। हमारे लड़के को उनसे आज इस तरह का व्यवहार करने की उम्मीद नहीं थी। उसे अब समझ आया कि लॉर्ड्स को बाहर क्यों निकाला जाता रहा। वह स्थिति पर मुस्कुराया। उसने चीजों की देखभाल के लिए अपने तरीके का उपयोग करने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद हमने एक विशाल आदमी को बार में कदम रखते हुए देखा। वह यह देखकर चौंक गया कि उसके सामने क्या था। सभी आदमी चोटों से भरे हुए थे। उसने उनसे पूछा कि क्या हुआ। उसने उनसे पूछा कि क्या मुडॉक ने उनके साथ ऐसा किया है। बहुत सारी दाढ़ी वाले एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि यह वास्तव में हमारा लड़का था। उन्होंने कहा कि उन्हें मुडॉक के कौशल को स्वीकार करना होगा, भले ही वह उसे पसंद न करें। गंजे आदमी ने कहा कि हमारा लड़का काफी तेज है। उसने कहा कि जैसे ही मुडॉक ने उसे छुआ, वह हिल नहीं सका। उन्होंने विशाल व्यक्ति को बताया कि हमारे लड़के के हाथ की तकनीक से होने वाला दर्द अवर्णनीय है। जब वे बात कर रहे थे, कोई अंदर आ गया। उसने कहा कि बदमाश आ गया है। उसने उन्हें बताया कि बदमाश अभी गांव के चौराहे पर है। विशाल व्यक्ति को मुडॉक के वहां आने की उम्मीद नहीं थी। उसने कहा कि वह हमारे लड़के को देखेगा। लोग ये देखकर खुश थे कि कारेलोन का सबसे बड़ा योद्धा आगे आने वाला था। उन्होंने मैक्स नामक व्यक्ति से मुडॉक को हराने के लिए कहा। गांव के चौराहे पर हमारे लड़के ने चारों ओर देखा। वहां उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक लोग थे। जब वह इधर उधर देख रहा था, किसी ने उसे बुलाया। वह व्यक्ति लुया निकला। हमारा लड़का उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गया। इससे पहले कि वह उसके करीब जा पाती, किसी ने उसके कंधों को थपथपाया। जब लुया मुड़ी तो उसने अपने पिता को देखा। उसके पिता मैक्स निकले। उस आदमी ने उससे पूछा कि वह वहां क्यों है। लुया ने उसे बताया कि वह ये देखने आई थी कि क्या हो रहा था, क्योंकि वहां बहुत सारे लोग जमा थे। मैक्स ने उसे समझाया कि नया स्वामी वहां है। लुया एक नए स्वामी के बारे में सुनकर आश्चर्यचकित हो गई। उसे एहसास हुआ कि यही कारण है कि मुडॉक ने कहा कि एक स्वामी के रूप में यह उसकी जिम्मेदारी है। उसने अपने पिता को याद दिलाया कि उसने कैसे उसे बताया था कि जब वह आइस वेवन के अंडे चुराने गई थी तो किसी ने उसे बचाया था। मैक्स को तुरंत एहसास हुआ कि उनके नए स्वामी ने उसकी बेटी की जान बचाई। इससे उसके लिए चीजें जटिल हो गईं। वह अपनी बेटी के उद्धारकर्ता से नहीं लड़ सका। निसंदेह उसके डरने का असली कारण यह था कि मुडॉक ने बर्फ के वायवन को एक ही झटके में मार डाला था। यह एक ऐसा वायवन है जो नियमित किस्म से अधिक मजबूत है। यहां तक कि उसके जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। मैक्स को एहसास हुआ कि उसे हमारे लड़के को स्वीकार करने की जरूरत है। दुर्भाग्य से वह अभी भी पीछे नहीं हट सका। उसने मुडॉक की ओर अपना हाथ बढ़ाया और खुद को कारेलुन के सबसे महान योद्धा के रूप में पेश किया। मुडॉक ने अपना हाथ नहीं हिलाया। उसने खुद को ब्लिजार्ड के रूप में पेश किया। उसने कहा कि वह कारेलुन का नवनियुक्त बैरोनेट है। मैक्स ने उसे बताया कि उसने सुना है कि वह गांव में घूम घूम कर लोगों को बेरहमी से पीट रहा है। मुडॉक ने कहा कि वह बस उन लोगों को सबक सिखा रहा था जो विद्रोह करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी आंखों में ठंडी नजर थी। उसने मैक्स से पूछा कि क्या वह उन लोगों की तरह व्यवहार करेगा। मैक्स ने उसे बताया कि वास्तव में उसके पास उसके लिए एक प्रस्ताव है। हमारे लड़के ने उसे अपना प्रस्ताव बताने के लिए कहा। मैक्स के अनुसार कारेलोन एक बेहद ठंडी जगह है। यही कारण है कि प्राचीन काल से लोग कठोर मौसम को सहन करने के लिए शराब पीते रहे हैं। उस आदमी ने मुडॉक को उसके साथ शराब पीने के लिए कहा। हमारे लड़के ने मैच स्वीकार कर लिया। मैक्स ने उसे चीजों के बारे में सोचने के लिए कहा। उसने उसे बताया कि शराब इतनी मजबूत है कि यह किसी के शरीर को जला सकती है। मुडॉक ने उससे कहा कि उसे कोई परवाह नहीं है। उसने मैक्स से कहा कि अगर वह जीतता है तो उसे भगवान के रूप में पहचानना होगा और बिना शर्त उसका पालन करना होगा। अन्य योद्धाओं का मानना था कि मुडॉक पागल था जिसने मैक्स के साथ शराब पीने की शर्त लगाई थी। उन्होंने शराब को फेना कहा और कहा कि जब फेना की बात आती है तो मैक्स को जीतना असंभव है। अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ मैक्स ने हमारे लड़के से अपना वादा निभाने के लिए कहा। दृश्य बदल जाता है और हमें बार में ले जाया जाता है। हम मुडॉक और मैक्स को एक साथ बैठे देखते हैं। बड़ी मात्रा में शराब को बड़े मग में डाला गया था और मेज पर रखा गया था। मैक्स ने हमारे लड़के से पूछा कि क्या वह इस बारे में निश्चित है। उसने उससे कहा कि पीछे हटने में देर नहीं हुई है। उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ मुडॉक ने कहा कि वह एक स्वामी के रूप में अपने शब्दों के खिलाफ नहीं जा सकता। उसने कहा कि वे अब शुरू कर सकते हैं। यह सुनकर मैक्स मुस्कुराया। उसने हमारे लड़के से कहा कि उसने जो कहा उस पर पछतावा न हो। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि मैक्स अपनी आंखें खुली रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। उसे चक्कर आ रहा था। उसकी बेटी और उसके एक दोस्त को उसे जगाए रखने के लिए उसे थपथपाना पड़ा। उसके दोस्त ने उससे पूछा कि क्या वह ठीक है। उसने उसे बताया कि वह एक पल के लिए मर गया। मैक्स को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या सुन रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कारेलुन में सबसे अच्छा शराब पीने वाला मर गया। लुया अपने पिता के बारे में चिंतित थी। उसने उनसे हार मानने के लिए कहा। मैक्स ने इसे टाल दिया। उसने उससे कहा कि वह अभी तक नशे में नहीं है। वह इस तथ्य को स्वीकार नहीं करना चाहता था कि वह हार रहा था। उसने एक मग उठाया और मुडॉक से कहा कि उन्हें एक और पेय लेना चाहिए। मुडॉक ने उसे कुछ पेय पिलाया। उसने उस आदमी को चीजों को ज्यादा न करने की सलाह दी। मैक्स ये देखकर चौंक गया कि हमारा लड़का ऐसे पी रहा था जैसे कल नहीं है। जब उसने मुडॉक को पेय पिलाने की कोशिश की
तो उसने उसे मग के चारों ओर डाल दिया। हमारे लड़के ने उसे मग में पेय डालने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा,